सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 के 12th लेवल का जो जीके जीएस है गाइस। 21 अगस्त की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं आपके एग्जाम के, उन सभी के आधार पर जो आपके आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो हम देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा गाइस। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी गाइस कि जो 21 अगस्त के जो शिफ्टों के आधार पे मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले जो आपके एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको मैंने जो क्वेश्चन आंसर कराया है वही आपको आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट जरूर करेगा। क्योंकि ये होता है कि जब आप चीजों को देखेंगे समझेंगे तो आपकी चीजें क्लियर आउट होगी। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा हो सके चीजों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर आउट हो सके। एंड जो भी मैं बताऊंगी गाइज वहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है वही प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। कब मैं जो एक्सप्लेन में बताऊंगी, जो बोर्ड पर मैं लिखवाऊंगी, वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चीजों को एक बार जरूर देखिए, आपको नोट नहीं बनाना है, मैं यही कहूंगी। क्योंकि अब तो आपकी एग्जाम चल रहे हो तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना जरूर करना है कि आप जो है एक बार अच्छे से पूरे ध्यान के साथ वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको बताना है इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोसा पैरिडिसियाका, या ऑप्शन बी टेमेरिंडस इंडिका, या ऑप्शन सी ऑसीमम सैक्टम, या ऑप्शन डी फिकस बेंगालेसिस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमली का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, टेमेरिंडस इंडिका जो है ये इमली का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इमली जो है ये कौन से कुल से है, ठीक है। तो इमली जो है ये कौन से कुल का पौधा है, ठीक है ना। इमली कौन से कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा इमली जो है ये आपके जो है फैबेसी कुल का पौधा है, ठीक है ना। फैबेसी कुल का पौधा, तो कुल भी पूछा जाता है। फैबेसी, फेवेसी कुल का है, ठीक है ना। तो कुल याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है मूसा पेरिडिसिया का जो है, याद रखिएगा ये जो है आपके केले का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है ना। केले का वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा केले का वैज्ञानिक नेम जो है ये है आपका मूसा पेरिडिसिया का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑसिमम सेक्टम, ये तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो याद रखिएगा ये है तुलसी, ठीक है ना। तुलसी का ये वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिकस बेंगालिसिस, ये अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है बरगद का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, बरगद का। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी लिखाती हूँ जो वैज्ञानिक नेम जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ अंगूर, अंगूर का वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा अंगूर, ठीक है ना। तो अंगूर का वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा अंगूर का वैज्ञानिक नेम है वाइटिस विनिफेरा, ठीक है। वाइटिस, वाइटिस विनिफेरा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और किसका है, तो और याद रखिएगा जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया पीपल। पीपल का वैज्ञानिक नेम क्या है guys? तो याद रखिएगा पीपल का वैज्ञानिक नेम है फाइकस रेलिजियोसा, ठीक है ना। फाइकस, फाइकस रेलिजियोसा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और किसका गैस, तो याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका जो है तरबूज, तरबूज लिख लीजिए। तरबूज का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, तो तरबूज का वैज्ञानिक नेम है गाइस, याद रखिएगा सिट्रल लेना टस, ठीक ना। सिट्रल, सिट्रल्स लेनाटस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्याज, प्याज का वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा प्याज का वैज्ञानिक नेम है आपका एलियम सेपा, ठीक है ना। एलियम, एलियम सेपा, ये प्याज का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये प्याज हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं जामुन, जामुन का वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रही हूँ,
आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो जामुन का अगर वैज्ञानिक नेम की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, सीजिगियस क्यूमिनी जो है ये जामुन का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है ना। सीजिय सीजिगियस सीजिगियस क्यूमिनी क्यूमिनी, ठीक है। ये वैज्ञानिक नेम जामुन का है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है, ठीक है ना। तो एलोरा की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा बौद्ध गुफा है, विष्णु गुफा है, कैलाश मंदिर गुफा है, जो कि गुफा 16 आपका कैलाश मंदिर गुफा है, ठीक है ना। अजंता गुफा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। कैलाश मंदिर जो है या फिर आपका गुफा 16 जो है, ये एलोरा गुफा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। सबसे पहले हम एलोरा गुफा के बारे में बात कर लेंगे। तो याद रखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। कौन से राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के कहाँ गए तो याद रखिएगा औरंगाबाद जिले में, ठीक है, औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा एलोरा में यहाँ जो है टोटल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है कितनी गुफाएं गाइस तो याद रखिएगा 34 गुफाएं हैं। तो 34 गुफाएं गए तो याद रखिएगा एलोरा गुफा जो है ये आपके बौद्ध से भी संबंधित है, तो यहाँ पे बौद्ध गुफाएं भी हैं, ठीक है। बौद्ध से भी संबंधित है तो यहाँ पे बौद्ध गुफाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जैन गुफाएं हैं। नहीं, पहले हिंदू गुफा लिखिए, ठीक है। हिंदू गुफाएं, हिंदू गुफाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैन गुफाएं, तो ये तीनों से मिश्रित है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदू बौद्ध और जैन, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों की गुफाएं। जैसे अगर मैं बौद्ध गुफाओं की अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेकर जो 12 तक की गुफाएं हैं, 1 से 12 गुफाएं जो है ये आपके कौन सी गुफाएं हैं, ये बौद्ध की गुफाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 13 से लेकर 29 तक टोटल 34 गुफाएं हैं। यहाँ पे मैंने बोला ही है कि टोटल कितनी गुफाएं, टोटल 34 गुफाएं हैं। तो 13 से लेकर 29 गुफाएं जो है ये किसकी है, हिंदू गुफाएं हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका 29 तक, तो 30 से लेकर के 34 गुफाएं जो है ये आपकी जैन गुफाएं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा जैसे ये कैलाश मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी याद रखिएगा, निर्माण। तो ये आपको याद रखना है, इसका निर्माण जो है कौन से वंश के द्वारा हुआ था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के कौन से शासक के द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के जो है उन शासक का नाम क्या था, राजा कृष्ण प्रथम। राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है भगवान ये जो मंदिर है गाइस याद रखिएगा ये भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है, ठीक है ना। भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा की कौन सी गुफा है जो भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। तो याद रखिएगा ये है आपका कैलाश पर्वत, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी जो है शैली कैसी है guys, तो याद रखिएगा द्रविड़ वास्तुकला है, ठीक है ना। कौन सी वास्तुकला है, द्रविड़ वास्तुकला, वास्तुकला। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है एक ही चट्टान, ठीक है ना। याद रखिएगा एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है, एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैं जो बात करी थी एलोरा मंदिर के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लीजिएगा। इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को में 1983 में इसे जो है क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि थालगाड़ दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो गाइस थालगाड़ दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या फिर सिक्किम में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अगर मैं थालगाड़ दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थालगाड़ दर्रा से हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि थालगाड़ दर्रा जो है ये नासिक एवं और जो है मुंबई को जोड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा है जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है थालगाड़ दर्रा, मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, इस दर्रे की जो है ये लंबाई कितनी है, थालगाड़ दर्रे की लंबाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थालगाड़ दर्रे की लंबाई है 580 मीटर, 580 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थालगाड़ दर्रा, गाइस याद रखिएगा ये जो है थालगाड़ दर्रा जो है ये NH3 आपका जो राजमार्ग है और आपका जो है रेल मार्ग, ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि आपका NH3 और रेल मार्ग दोनों के लिए अहम है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आपका थालगाड़ दर्रा, रेल मार्ग, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा थालगाड़ दर्रा जो है ये मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाने वाला जो है ये दर्रा है, ठीक है ना। ये किस तरफ से जाता है, मुंबई से उत्तर भारत की ओर, मुंबई से उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर, मुंबई से उत्तर भारत की ओर ये जाता है, ठीक है ना। मुंबई से उत्तर भारत की ओर यानी कि आपको मुंबई, नागपुर, कोलकाता ये सब जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ थालगाड़ दर्रा की हो गई, तो यहाँ पे जो है दो दर्रा और याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको कौन सा दर्रा याद रखना है, एक आपको याद रखना है इस भोरघाट दर्रा, ठीक है ना, भोरघाट, भोरघाट, भोरघाट दर्रा। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, भोरघाट दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा भोरघाट दर्रा जो है ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस भोरघाट दर्रे की जो है गाइस याद रखिएगा लंबाई कितनी है, लंबाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भोरघाट दर्रे की लंबाई जो है ये 630 मीटर है, 630 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। ये दर्रा किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा ये दर्रा जो है भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पुणे को जोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भोरघाट दर्रा। और एक और दर्रा आपको याद रखना है, तीसरा कौन सा दर्रा याद रखिएगा, तीसरा थालघाट, भोरघाट और पालघाट, पालघाट दर्रा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पालघाट दर्रे की बात करूं, ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा जो है ये जो है आपके तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु और केरल के बीच है, ठीक है। ये जो दर्रा है आपका पालघाट दर्रा ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा जो है ये आपके कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है, ठीक है ना, कोयम्बटूर, सॉरी कोयम्बटूर होगा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है,
कोचीन को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। तो इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा। और अगर मैं पालघाट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी है गाइस? तो पालघाट की लंबाई है 305 मीटर, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई जगह नहीं, मैं कहाँ लिखूं, इसी के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। पालघाट की जो है लंबाई कितनी है, ठीक है, तो इसकी लंबाई है 305 मीटर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो संयोजी उत्तक नहीं है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। तो आपका जो है रक्त हो गया, उपास्थि हो गया, हड्डी हो गया, या फिर मांसपेशी हो गई। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है मांसपेशी, जो है ये संयोजी उत्तक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर करने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए था कि संयोजी ऊतक होता क्या है, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको समझा देती हूँ। संयोजी ऊतक वो ऊतक होता है जो मतलब कि जो है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है, पोषण पहुंचाता है, या फिर रक्षा करता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक उसे किसे कहते हैं? वह ऊतक, वह ऊतक जो क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को, ठीक है ना, वह ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है, सहारा देता है, या फिर जो है पोषण पहुंचाता है, पोषण पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं रक्त की बात करूँ, ठीक है, तो रक्त आपका कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, क्योंकि ये पोषण पहुंचाता है, ठीक है ना। रक्त जो है ये क्या करता है, कोशिकाएं और जो है ये क्या होता है, द्रव होता है, जो क्या करता है ये जो है पोषण तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। तो रक्त कैसे आपका कनेक्टिव टिश्यू हुआ, क्योंकि ये जो है पोषण पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, रक्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, रक्त और प्लाज्मा, इसमें जो है कोशिकाएं और प्लाज्मा होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं उपास्थि की बात करूंगा तो उपास्थि के बारे में आपको क्या याद रखना है। उपास्थि मतलब क्या होता है, उपास्थि मतलब होता है आपका कार्टिलेज, ठीक है ना। तो उपास्थि मतलब क्या होता है, ये जो है आपका जो है लचीली संयोजी ऊतक होती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है, लचीली, लचीली संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये आपका लचीली संयोजी ऊतक है, जो क्या करती है, हड्डियों के जोड़ में ये पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या करती है, उपास्थि जो है, कार्टिलेज आपका कहाँ होता है, हड्डियों के जोड़ में पाया जाता है, ठीक है ना। और यही इसी की वजह से जो है ये आपका जो है लचीली होती है हड्डी, ठीक है ना। लचीली संयोजी ऊतक है, हड्डियों के जोड़ में पाया जाता है, हड्डियों के जोड़ में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो है तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा है आपका हड्डी, ठीक है। तो हड्डी के बारे में आपको क्या याद रखना है, इससे याद रखिएगा हड्डी जो है एक कठोर संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। हड्डी कैसी संयोजी ऊतक है, हड्डी जो होती है वो कठोर संयोजी ऊतक होती है, संयोजी ऊतक, ठीक है। और हड्डी की अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा हड्डी जो है ये क्या करती है, ये जो है शरीर को सहारा और संरचना देती है, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम और क्या होता है, कोलेजन होता है। ये क्या करती है, सहारा देती है, हड्डी क्या देती है, शरीर को सहारा देती है, सहारा देती है, और संरचना देती है। तो ये भी आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है। मांसपेशी नहीं हुआ, मांसपेशी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये जो है अलग प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है। ये भी ऊतक ही होता है लेकिन संयोजी ऊतक नहीं होता है, ठीक है। मांसपेशी जो है ये क्या होता है, मांसपेशी जो है ये इसका काम होता है संकुचन और गति प्रदान करना, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, संकुचन, संकुचन और
गति प्रदान करना। अच्छा, मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि जो आपके जो ये हड्डी होती है, आपने पढ़ा होगा टेंडन और लिगामेंट के बारे में। बताइए ये एक कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है? तो याद रखिएगा, टेंडन और लिगामेंट जो है ये एग्जाम में आपके पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। टेंडन और लिगामेंट जो है ये आपका एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, लिख लीजिएगा टेंडन, टेंडन और लिगामेंट संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों के लिए संविधान का कौन सा भाग प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक मतलब लागू होना, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जहां भी विधान परिषद नहीं है उस राज्यों के संविधान जो है वो लागू होता है। कौन सा भाग उस राज्य के संविधान में लागू होता है, ठीक है ना, कौन सा भाग। तो भाग 4 लागू होता है, भाग 6 लागू होता है, भाग 5 होता है या भाग 9 होता है। तो सबसे पहले अगर मैं भाग 4 की बात करूँ गाइस, तो भाग 4 जो है ये आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाग 6, भाग 6 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 6 जो है ये विधान परिषद में जो है विधान परिषद से लागू होता है। भाग 6 की अगर मैं बात करूं तो भाग 6 जो है, याद रखिएगा इसमें क्या है, इसमें जो है आपके जो है राज्यपाल, विधानमंडल और मुख्यमंत्री का वर्णन है, ठीक है ना। जिसमें अगर मैं बात करूं तो भाग 6 में आपका क्या है, याद रखिएगा राज्यपाल, राज्यपाल, विधानमंडल, विधानमंडल में आपका कौन कौन सा आ जाएगा गाइस, विधानमंडल, विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाता है, ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको। विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है, विधानमंडल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री, तो ये सभी का जो है इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें वर्णन मिलता है भाग 6 में। और भाग 6 जो है याद रखिएगा इसमें जो है विधान परिषद जो है इसी में आ गया आपका भाग 6 में। और भाग 6 का जो है आर्टिकल 169 है ना guys, अनुच्छेद 169, 169। तो आर्टिकल 169 क्या कहता है गाइज, इसके तहत जो है याद रखिएगा विधान परिषद को किसी भी इसमें राज्य में जो है विधान परिषद को हटाया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी भाग 6 के अंतर्गत ही आता है। तो आर्टिकल 169 कहता है कि जो है याद रखिएगा विधान परिषद को हटाया भी जा सकता है, विधान परिषद को हटाया, हटाया या बनाया जा सकता है। इसके अलावा भाग 5 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके केंद्र सरकार से संबंधित हो, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से संबंधित है, ठीक है। केंद्र सरकार यानी इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि केंद्र सरकार में आपका राष्ट्रपति, संसद, ये सभी जो है आ जाएंगे, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा। इसके अलावा भाग 9 की अगर मैं बात करूं, भाग 9 जो है ये आपके याद रखिएगा पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। तो पंचायत में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि आपका हो गया ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, जिला परिषद हो गया, त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है ना, तो ये हो गया। और भाग 6 आपका विधान परिषद में आता है। अच्छा, मैं बात करूँ कि कौन कौन से राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, सॉरी विधान परिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद, विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है गाइस, तो याद रख लीजिएगा ये जो है आपके बिहार में है आपका विधान परिषद,
पहले उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिहार में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 4 हो गया, टोटल 6 में है। ठीक है, इसके बाद याद रख लीजिएगा तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है, और इसके बाद एक और बच के आपका कौन सा हो गया, बिहार मैंने लिखा है, आपका कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहाँ विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है, तो टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, या फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये आपको पता होगा, ये 6, कि ये 6 विधान परिषद है, और कौन कौन से राज्य में 6 विधान परिषद है ये आपको पता होगा, तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम सूर्य ग्रह बनाने हेतु प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया। तो बताइए, प्रोबा 3 जो है मिशन लॉन्च किया किस लिए, गए तो याद रखिएगा, कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए। ठीक है ना, ये बोला भी गया है, कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए, और जो है याद रखिएगा सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। तो बताइए इसे लॉन्च कौन करेगा, तो चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रशासन, इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, या फिर ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इन्होंने ही गाइस याद रखिएगा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। प्रोबा 3 मिशन के तहत जो है ये क्या है, ये मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा प्रोबा 3 जो है इसका काम क्या है, इसमें जो है दो उपग्रहों का मिशन है। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रोबा 3 मिशन जो है, याद रखिएगा दो उपग्रहों का दो उपग्रहों का मिशन है। ठीक है, दो उपग्रहों का मिशन है। अब दो उपग्रहों का मिशन है तो कौन कौन सा है, तो पहला जो होगा याद रखिएगा, पहला उपग्रह जो है याद रखिएगा, ये जो है एक उपग्रह जो है सूर्य को ढकता है। ठीक है ना, जिससे सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना, एक उपग्रह सूर्य को ढकेगा, सूर्य को ढकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा उपग्रह, दूसरा उपग्रह जो है याद रखिएगा, उस समय जो है सूर्य के जो कोरोना होती है ना, उस समय सूर्य का कोरोना, सूर्य का वो कोरोना नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है ना, सूर्य का कोरोना, सूर्य का कोरोना क्या होता है गाइस, सूर्य का कोरोना यानी कि जो है ये सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है ना, ये जो कोरोना जो है गाइस याद रखिएगा, ये क्या होता है, सूर्य का बाहरी परत, सूर्य का बाहरी परत, समझ रहे हैं ना, सबसे बाहरी परत, उसके बारे में। ठीक है ना, दूसरा उपग्रह जो है ये सूर्य के कोरोना का, ठीक है, कोरोना का अध्ययन करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कोरोना के बारे में। ठीक है ना, कोरोना, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कोरोना है, याद रखिएगा ये जो है सूर्य का जो है ये सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सूर्य का सबसे बाहरी परत है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, सूर्य का, हालांकि मैं यहाँ पे भी लिखाई हूँ, सूर्य का सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा ये जो है, ये परत हमें कब दिखाई देती है, तो याद रखिएगा ये केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। ठीक है ना, केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। ठीक है, और इस परत का जो है तापमान कितना होता है, कोरोना का तापमान, तो याद रखिएगा इसका तापमान 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। अगर नीचे वाला आपको तापमान नहीं समझ आ रहा है तो 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ, एशियाई विशालकाय कछुआ किस राज्य के जेलियांग सामुदायिक अध्ययन में पुनः लाया गया है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है। ठीक है ना, तो मिजोरम में लाया गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में लाया गया। और नागालैंड के कौन से रिजर्व में लाया गया? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये नागालैंड के जो है जेलियांग सामुदायिक वन क्षेत्र में लाया गया। ठीक है, कौन से रिजर्व में? जेलियांग। ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, कौन से रिजर्व में? जेलियांग सामुदायिक अध्ययन यानी कि रिजर्व में लाया गया। ठीक है ना, इसके अलावा याद रखिएगा इसे आईयूसीएन ने जो है याद रखिएगा इसे रेड लिस्ट में जो है शामिल किया था। आईयूसीएन के द्वारा जो है आईयूसीएन आईयूसीएन ने इसे जो है याद रखिएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया था। गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में शामिल किया था। ठीक है, सूची में शामिल किया यानी रेड लिस्ट में शामिल किया। इसीलिए इसे नागालैंड के जो है जेलियांग सामुदायिक अध्ययन में जो है इसे पुनः लाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में किस तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान को, दमन तट को या फिर पश्चिमी तटीय मैदान को या फिर कक्षकिरण को? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले सिर्फ कोरोमंडल तट के बारे में इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है गाइस। तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच तक फैला हुआ है। ठीक है ना, कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र तक। ठीक है ना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश तक फैला है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं पूर्वी तटीय मैदान की बात करूं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जो है याद रखिएगा ये तीन आपका तट आता है। कौन कौन सा तीन तट आता है? तो पहला याद रखिएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपका आता है उत्कल तट। और तीसरा आपका कौन सा आता है? तीसरा आपका आता है गाइस आंध्र तट। तो ये तीन तट जो है ये पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा इस कोरोमंडल तट के बारे में। कोरोमंडल तट के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो कोरोमंडल तट शब्द जो है इसका नाम कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा चोल मंडलम से आया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका नाम जो है इसका नाम कहाँ से आया है? चोल मंडलम से। चोल मंडलम से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम तो कोरोमंडल तट के बारे में मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्कल तट, उत्कल तट जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा उत्कल तट जो है ये आपके ओडिशा में है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस आंध्र तट आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो है आंध्र तट आपका आंध्र प्रदेश में। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा पूछा जाता है कि जो हरिकोटा द्वीप जो है याद रखिएगा जो इसरो लॉन्च करता है हरिकोटा द्वीप, ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा हरिकोटा द्वीप ये आपका आंध्र तट के पास है। ठीक है ना, हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा लिख लीजिए, श्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में भी हम बात कर लेंगे गाइस। तो याद रखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान में जो है आपका कौन कौन सा आ जाता है गाइस? तो याद रखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान जो है याद रखिएगा ये अरब सागर के किनारे स्थित है। ठीक है ना, अरब सागर के किनारे स्थित है। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा। तो इसके अंदर काठियावाड़ का तट आ जाएगा, काठियावाड़। काठियावाड़ तट ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोंकण तट, ये भी आपके पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मालाबार तट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काठियावाड़ तट जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है गुजरात में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोंकण तट आपका कहाँ है गाइस, तो ये महाराष्ट्र से गोवा तक है, ठीक है ना। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से गोवा तक, ठीक है। और लास्ट आपका कौन सा बचता है, मालाबार तट। तो मालाबार तट के बारे में आपको क्या याद रखना है, मालाबार तट जो है ये आपका केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये आपका याद रखना है अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है जलीय विलयन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड गैस का जलीय विलयन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसका कार्य क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है गाइस, याद रखिएगा इसका काम क्या क्या होता है। तो ये जो है भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, ये प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है, प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला याद रखिएगा ये जो है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है ना। हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा 1648, ये डेट आपको याद रखना है। 1648 में क्या हुआ था ये आपको याद रखना है। 1648 में जो है याद रखिएगा जो ग्लोबर ने जो है इसका उल्लेख किया था, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ग्लोबर, ग्लोबर ने उल्लेख किया 1648 में। उसके बाद जो है एक और याद रखिएगा 1772। तो 1772 में क्या हुआ था, 1772 में जो है याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टली ने जो है पहली बार इसे तैयार किया था। जोसेफ प्रिस्टली, प्रिस्टली ने पहली बार तैयार किया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1810 में, ठीक है, 1810 में जो याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने जो है सिद्ध किया था, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ने सिद्ध किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली रेत कौन सी है। तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग किए जाने वाली रेत यूरेनियम है, तांबा है, प्लेटिनम है या फिर बॉक्साइट है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम है। ठीक है ना। यूरेनियम के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूरेनियम जो है एक रेडियोधर्मी खनिज होता है। ठीक है ना। यूरेनियम रेडियो रेडियोधर्मी खनिज होता है। उसके बाद जो है याद रखिएगा, यूरेनियम को जो है रिफाइन करके क्या बनाया जाता है, रिफाइन करके जो है याद रखिएगा क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 और जो है थोरियम 232 प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। रिफाइन करके यूरेनियम 235 और थोरियम 232 प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इसका जो है याद रखिएगा, इसे जो है परमाणु रिएक्टर में जो है विखंडन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। परमाणु रिएक्टर में विखंडन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विखंडन के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा, ये जो है आपका अ, यूरेनियम का जो है प्रमुख खान कौन कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध खान कौन कौन सा है इससे याद रखिएगा, जहाँ इसकी माइनिंग होती है। तो यहाँ पे जो याद रखिएगा, झारखंड, झारखंड का जादूगोरा, झारखंड का जादूगोरा। यहाँ जो है सबसे प्रसिद्ध खान है। ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका राजस्थान का जो है बीकानेर हो गया। ठीक है। राजस्थान का बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर। ठीक है। इसके बाद जो है आपका तेलंगाना में जो है इसका प्रमुख खदान है, तेलंगाना। ठीक है। और याद रखिएगा इसे जो है यूरेनियम को जो याद रखिएगा, इसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड में घोला जाता है। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि यूरेनियम को किस में घोल कर जो है इस यूरेनियम 235 और थोरियम 232 प्राप्त किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसे सल्फ्यूरिक एसिड में घोला जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती नदी, महानदी, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबरमती नदी जो है, ये आपके जो है प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर में गिरती है। बाकी ये तीन नदियां, महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये तीनों आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले अगर मैं साबरमती नदी के बारे में बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे, उद्गम। उद्गम इसका कहाँ से होता है, उद्गम इसका होता है अरावली पर्वत से। और अरावली पर्वत आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत आपके राजस्थान में। ठीक है ना। अरावली पर्वत कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, साबरमती नदी जो है ये आपके दो राज्यों से बहती है। तो ये राजस्थान से इसका तो उद्गम ही होता है। तो राजस्थान बहते हुए, गुजरात बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है ना। अरब सागर में इसका मुहाना हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये राजस्थान में ये कितना किलोमीटर बहती है गाइस, तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है 48 किलोमीटर तक ये बहती है। ठीक है ना। राजस्थान में कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर बहती है। और वहीं अगर मैं गुजरात की बात करूँ, तो गुजरात में ये जो है 323 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना। गुजरात में 323 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि जो साबरमती नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई हो गई 323 और 48 कितना हो गया, 371 किलोमीटर।
उसके अलावा गाइस याद रखिएगा साबरमती नदी पर जो एक प्रमुख बांध है, याद रखिएगा धरोई बांध। तो पूछा जाए धरोई बांध जो है ये कौन सी नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा धरोई बांध। ये आपके साबरमती नदी पर है, ठीक है ना। और याद रखिएगा धरोई बांध जो है ये आपके गुजरात में है, ठीक है ना। ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा गुजरात में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है जो महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना इसी नदी के पास की थी, ठीक है ना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है ना। आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रख लीजिएगा। और मैं साबरमती नदी के बारे में क्या बात करूँ, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ये दोनों इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों इसी नदी के तट पर है, ठीक है ना। तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है सहायक नदियों के बारे में अगर मैं बात कर लेती हूँ, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, सहायक नदियां, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी सहायक नदी है हथमती, तो लिख लीजिए हाथमती। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और कौन सा हो गया guys, तो हरनाव, हरनाव, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया guys, याद रखिएगा वाकल नदी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेई नदी, ठीक है। ये जो है इसकी सहायक नदियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है। तो कौन सा कार्य है जो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है गाइस, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गति में सहायक करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, खनिजों का भंडार या फिर ऑक्सीजन परिवहन। तो इसमें से बताइए कौन कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो गाइज अगर मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि अगर मैं रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो आपका है ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या करता है, ये कंकाल तंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये कंकाल तंत्र का हिस्सा कैसे, मैं ये भी समझा देती हूँ। जैसे अगर मैं रक्त कोशिकाओं के निर्माण की अगर मैं बात करूँ, तो हड्डियों के अंदर आपका कौन सा होता है, हड्डियों के अंदर आपका बोन मैरो होता है, ठीक है ना। हड्डियों के अंदर क्या होता है, हड्डियों के अंदर बोन मैरो या फिर जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है ना, बोन मैरो, बोन मैरो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा होता है, ठीक है ना। अस्थि मज्जा होता है जहाँ क्या होता है, जहाँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ठीक है ना। जहाँ आपका लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, जहाँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, तो ये आपका जो है कंकाल तंत्र का हिस्सा हुआ, क्योंकि ये हड्डियों के अंदर आपका क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, यानी लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका दोनों, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, गति, ठीक है ना। गति में सहायता करना, जैसे हड्डी और मांसपेशी मिलकर जो है शरीर की गति करती है, ठीक है ना, हड्डी और मांसपेशी मिलकर। तो ये भी आपके कंकाल तंत्र का हिस्सा हो गया, हड्डी और मांसपेशी, मांसपेशियां, हड्डी और मांसपेशियां मिलकर शरीर की गति करती है, ठीक है ना, गति करती है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ खनिजों का भंडार, ठीक है, खनिजों का भंडार के बारे में समझ लेते हैं। तो खनिजों का भंडार जो है ये भी आपके जो है इसका है हिस्सा है, किसका, तो ये आपके जो जैसे हड्डियां जो होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस जैसी जो है याद रखिएगा खनिजों से बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, कैल्शियम
और फास्फोरस से बनी होती है। तो ये भी आपके जो है किसका हो गया, कंकाल तंत्र का हिस्सा हुआ। ठीक है, तो कौन आपके कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं है, क्योंकि जो है ये क्या करता है, रक्त, और जो है याद रखिएगा ये किसका है, आपका जो है रक्त, रक्त का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1971 में, 1973 में, 1985 में, या फिर 1975 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1973 में शुरू किया गया था। अगर मैं पूरे डेट की बात करूँ तो पूरा डेट आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा उस समय जो प्रधानमंत्री थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि इंदिरा गांधी कौन सा पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत कहाँ की थी गाइस, तो याद रखिएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं की थी। ठीक है ना, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और इसी वजह से ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना, और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और याद रखिएगा इन्होंने जो है, इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के तहत जो है, याद रखिएगा इन्होंने 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रारंभ में अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया था। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व को, 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया। तो मैं पूरा ये नहीं लिखाती हूँ, सिर्फ नाम उसका बता देती हूँ कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व था। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था या शामिल नहीं किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो आपका जो है जिम कार्बोनेट, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, छोटा नहीं लिखूंगी, जिम कार्बोनेट, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा कौन था गाइस, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा था, तीसरा था मेलघाट, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद चौथा अगर मैं बात करूँ तो चौथा कौन था, सिमलीपाल, सिमलीपाल इसके तहत शामिल किया गया था। ठीक है, सिमलीपाल। ठीक है, पांचवा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा था, पांचवा था आपका सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन। छठा आपका कौन सा था गाइस, रणथंभौर, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद अगर मैं सातवां अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो गया, सातवां आपका, अलग कलर ले लेती हूँ। ठीक है ना, सातवां आपका हो गया बांदीपुर, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। ठीक है ना, बांदीपुर। और आठवां आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा आठवां हो गया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। और नौवां आपका कौन सा हो गया, नौवां हो गया आपका पलामू, पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका झारखंड में। ठीक है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में, कान्हा आपका है मध्य प्रदेश में, मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है, इसका सिमलीपाल आपका ओडिशा में है, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, मानस आपका असम में है, और पलामू आपका झारखंड में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा जो है पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1940 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1972 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली राष्ट्रीय वन नीति 1972 में जो है जारी की गई थी, सॉरी 1952 में जारी की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1952 में इन्होंने जारी किया था, जिसमें इन्होंने जो है इसे ये वनों को 3 श्रेणियों में बांटा था, ठीक है ना। याद रखिएगा वनों को इसके इसी नीति के तहत जो है वनों को 3 श्रेणियों में बांटा, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा। और 3 श्रेणियों में जो है कौन कौन से 3 श्रेणी में बांटा था। तो पहला आपको याद रखना संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन। संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन, इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रामीण वन, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी नीति के तहत जो है गाइस याद रखिएगा, इसी नीति के तहत इन्होंने कहा था कि जो है ये भूमि का जो है 1/3 हिस्सा जो है वो वनों से मतलब ढका होना चाहिए, वनांछित करना था, ठीक है ना। इस नीति के तहत जो है इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इस नीति का उद्देश्य था जो है भूमि का 1/3, भूमि के 1/3 हिस्से, 1/3, 1/3 हिस्सों पर, 1/3 हिस्सों को लिख लिए, ठीक है ना, 1/3 हिस्सों को वनों से ढकना या वनांछित करना, ठीक है ना। ढकना लिख लीजिए, ज्यादा सिंपल है, समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है 1/3 हिस्सा, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखना है कि भारत के कुल जमीन का 33% हिस्सा जो होगा वो पेड़ और जंगलों से भरा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है भारत का कुल जमीन, भारत की कुल जमीन का, भारत के कुल जमीन का लिखिए, ठीक है ना, भारत के कुल जमीन का, भारत के कुल जमीन का कितना 33% हिस्सा, ठीक है, 33% हिस्सा जो है, 33% हिस्सा ये क्या होना चाहिए गाइस, ज्यादा कि नहीं, पेड़ों और जंगलों से भरा होना चाहिए, पेड़ों, पेड़ों और जंगलों से भरा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिसमें से आपका याद रखना है पहाड़ी क्षेत्र आपका कितना परसेंट होना चाहिए, पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 60% होना चाहिए, ठीक है ना। 60% भूमि पहाड़ी क्षेत्र पर जो है ये 60% जो है याद रखिए ना भूमि पर वन होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में। और वहीं अगर मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र पर कितना होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र पर, तो याद रखिएगा मैदानी क्षेत्र पर जो है ये 20% भूमि पर जो है ये वन होना चाहिए था, ठीक है ना। इस नीति के तहत इसे ये रखा गया था इसका लक्ष्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी आवास और शहरी शहरी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। तो गाइस याद रखिएगा ये शुरू किया गया था आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा जो है ये योजना, ये जो योजना है गाइस याद रखिएगा, इस योजना को जो है शुरू कब किया गया था, ये योजना को शुरू कब किया गया था। तो याद रखिएगा इस योजना को शुरू किया गया था 1 जून 2020 को, ठीक है ना, शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है इसकी स्थापना हुई होगी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 13 मई 1952 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वे कौन से जंगल हैं जो चक्रवात के खिलाफ अवरोधक का काम करते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा जंगल है जो चक्रवात के खिलाफ अवरोधक मतलब कि बैरियर का काम करता है। ठीक है ना, तो मैग्रोव वन, अल्पलाइन वन, या फिर जो है आपका जो है सदाबहार वन, या फिर मानसून वन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्रोव वन। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्रोव वन की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जो मैंग्रोव वन है, याद रखिएगा ये जो है यहाँ की जो है ये कैसी होती है, इसकी कुछ विशेषता, जैसे यहाँ की जो वनस्पति होती है गाइस, जैसे अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो जड़ें जो होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, पानी में होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ की वनस्पति लिख लीजिए। यहाँ के वनस्पति का नाम क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है राइजोफेरा, राइजोफेरा जो है पूछा जाता है, राइजोफोरा होगा। ठीक है, फेरा नहीं, राइजोफोरा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा एविसीनिया, ये सब जो है ये कहाँ की वनस्पति है, एविसीनिया, एविसीनिया। ये सब जो है आपके मैंग्रोव वन की है। और यहाँ की जो है अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनकी जड़ें जो है, इनकी जड़ें कहाँ होती है, तो याद रखिएगा इनकी जड़ें पानी में होती है। इनकी जड़ें पानी में होती है। ठीक है, जो मिट्टी को पकड़े रहती, जो पकड़ती है। सीधे इतना ही याद रखिएगा, इनकी जड़ें पानी में होती है। ठीक है ना, पूछा जाता है इसकी विशेषता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गाइस याद रखिएगा ये जो है चक्रवात हो गया या तूफान हो गया या फिर जो आपका तटीय कटाव हो गया, इससे ये रक्षा करती है। ठीक है ना, तो सिर्फ चक्रवात की ही बात नहीं करेंगे गाइस, चक्रवात हो गया या फिर जो है आपका तूफान हो गया, चक्रवात, तूफान। इसके बाद मैं बात करूँ तो याद रखिएगा तटीय कटाव, तटीय कटाव से रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, अब अगर मैं सदाबहार वन की भी बात कर लेती हूँ, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सदाबहार वन जो है ये आपका कहाँ का है, याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी घाट में है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है यहाँ की वनस्पति जो है ये इसका नाम क्या है, वनस्पति। तो यहाँ की जो वनस्पति, यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं गाइस, याद रखिएगा तो यहाँ पे जो है शीशम, ये सदाबहार वन में पाई जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चंदन हो गया, शीशम, चंदन। इसके बाद याद रखिएगा ये रोजवुड, रोजवुड ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ जो है पेड़ की पत्तियां जो है कभी नहीं गिरती है। ठीक है ना, ये हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो है हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। तो 1740 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में। तो गाइस याद रखिएगा सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था 1843 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो सिंध जो है ये आपका कहाँ है अभी गाइस, तो याद रखिएगा सिंध जो है अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान में जो है याद रखिएगा ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा वर्तमान में जो है याद रखिएगा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ था सिंध के द्वारा जो है अंग्रेजों ने अधिकृत किया था। तो इस युद्ध का जो है वो नेतृत्व कौन कर रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से। तो याद रखिएगा इसको नेतृत्व कर रहे थे, याद रखिएगा चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था, 1843 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है याद रखिएगा, और ये युद्ध किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था आपके अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों वर्सेस किसके बीच हुआ था, ये तो तालपुर जो शासक थे उनके खिलाफ। ठीक है ना, तालपुर शासक,
अंग्रेज और तालपुर शासक, तालपुर शासकों के बीच, ठीक है। जिसमें से जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी अंग्रेज की, तभी तो अधिकृत किया, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्या किया था? इसके बाद अंग्रेजों ने जो है सिंध को जो है जीतने के बाद जो है, याद रखिएगा, सिंध को जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वो जेल में थे। तो महात्मा गांधी की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? जो पूना समझौता हुआ था तो 1932 में, तो हस्ताक्षर नहीं करने का रीजन यहाँ पे बता ही चुके हैं कि वो जेल में थे, ठीक है ना। तो किसने किया था उनके बदले? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। आपसे पूछा जाता है कि पूना समझौता हुआ था जो गांधी जी जेल में थे, तो कौन से जेल में थे गाइज? तो याद रखिएगा, ये थे यरवदा जेल में, यरवदा जेल में थे उस समय, ठीक है। यहाँ भी याद रखिएगा, ये जो है हस्ताक्षर किए थे 1932 में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो पूछा जाता है कि जो पूना समझौता हुआ था वो दलित दलित वर्गों की तरफ से कौन था, ठीक है ना। दलित वर्गों की ओर से, दलित वर्गों की ओर से, ठीक है। तो दलित वर्गों की ओर से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और पूछा जाता है ये दलित वर्गों की तरफ से, और दूसरा पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि जो है महात्मा गांधी की ओर से कौन थे? महात्मा गांधी की ओर से, तो महात्मा गांधी की ओर से जो हस्ताक्षर किया था वो कौन था? ये पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और ये जो हस्ताक्षर ये जो हुआ था, ये किस वजह से हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था कि जो दलित को जो है, याद रखिएगा, अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का जो है ये प्रस्ताव था, ठीक है ना। पूना समझौता में जो है ये क्या था गाइस? तो याद रख लीजिएगा, ये जो है दलित दलित को अलग निर्वाचन, ठीक है ना, दलित को अलग निर्वाचन देने का प्रस्ताव था ये। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था, ठीक है ना। अलग निर्वाचन था, लेकिन जो है याद रखिएगा, गांधी जी ने जो है विरोध किया था। गांधी ने विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि उनको लगा था कि जो है जो हिंदू समाज जो है वो विभाजित होगा, ठीक है ना। गांधी जी ने विरोध किया था, और इसी वजह से इन्होंने जो है यरमदा जेल में जो है, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? विरोध करने के बाद जो है इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन, आमरण अनशन शुरू किया, आमरण अनशन शुरू किया। जब आमरण अनशन शुरू किया तो उसके बाद जो है गाइस, याद रखिएगा, इन्होंने जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं, लेकिन सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें दी गई, ठीक है ना। तो आमरण अनशन शुरू करने के बाद जो है, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है लिख लीजिए इस पॉइंट को, निर्वाचन सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट दी गई, ठीक है ना। विभाजन नहीं हुआ था, दलित को अलग प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया, आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें दी गई, और इसमें जो है, याद रखिएगा, इसमें जो है दलितों के लिए जो है 71 से बढ़ाकर जो है 147 सीट कर दी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, 71 से बढ़ा करके 147 सीटें कर दी गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो हीरा महल का, पंचमहल का, मोती महल का या फिर रंग महल का? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमहल का इन्होंने निर्माण करवाया था गाइस, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा अगर मैं पंचमहल की बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है अनूप तालाब के सामने स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अनूप तालाब, तालाब, तालाब के सामने स्थित है, ठीक है। तो पंचमहल के सामने कौन सा तालाब स्थित है? तो अनूप अनूप तालाब जो है अनूप तालाब पंचमहल के सामने स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पंचमहल जो है जरा देखिएगा ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है टोटल कितने खंबे हैं? तो कुल 176, 176 खंबे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ स्थित है गैस, तो याद रखिएगा ये है आपका फतेहपुर सीकरी में, जो कि यहाँ पे बोला भी गया था कि ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हीरा महल और मोती महल, ये दोनों आपका कहाँ है गैस, तो याद रखिएगा ये दोनों आपका राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रंग महल, रंग महल कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कश्मीरी बारहसिंगा केवल किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो कश्मीरी बारहसिंगा, ठीक है ना, सीधे बारहसिंगा नहीं है, कश्मीरी बारहसिंगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की जो है ये स्थापना कब हुई थी? स्थापना, ठीक है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था गाइस, देखिएगा 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यह देखिएगा यहाँ पे जो है ये एकमात्र ऐसा जो है राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे जो है कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस इतना पॉइंट आपको याद रखना है और आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइस ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।